Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our new journey for money market and capital market at 12th standard level, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया बहुत ही इजी क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो हमने देखा स्पेशली हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट और डेप्ट को यानी क्रेडिट को क्रिएट करने का जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है. मनी एंड क्रेडिट के साथ जो डील करती है दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो है वो मोस्टली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है और ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो हमारी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ मनी को मोबिलाइज करने में काफ़ी हेल्प करती है. यानी हमारी इकोनॉमी की जो सेविंग है उसे डाइवर्ट करती है टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एज पर द रिक्वायरमेंट. ना आज के सेशन में हम देखेंगे इस कमर्शियल बैंक्स के ऊपर की बैंक यानी टॉप मोस्ट अथॉरिटी बैंकिंग अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसके कौन से फंक्शंस हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अ वेरी इजी वे. एज यू ऑलवेज नो कि सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. नाउ जब हम बात करते हैं बैंकर्स की बैंक यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब बैंक्स को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ रेगुलेट करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें बहुत से एडवाइस देना, ये काम रहता है हमारे सेंट्रल बैंक का. अब जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं बच्चों तो ये सभी कमर्शियल बैंक्स को प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलाती है. इसके लिए हमारे सेंट्रल बैंक को कहा जाता है गार्जियन ऑफ मनी मार्केट. ये मनी मार्केट का गार्जियन है, ये प्रोटेक्टर है, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मनी मार्केट को मैनेज करता है. ना जितना भी हमारी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ फंड्स है उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे फ्लो करना है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी सेंट्रल बैंक की. तो ये जो सेंट्रल बैंक है इसके लिए जो आरबीआई एक्ट बना था, स्टैट्यूटरी एक्ट बना था, इट वाज मेड इन 1934. लेकिन 1935 में यानी 1 अप्रैल 1935 में ये बैंक ने अपना काम करना शुरू किया यानी इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन द 1 अप्रैल 1934 एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक. लेकिन इस बैंक को पावरफुली यानी हमने अपनी इकोनॉमी में एक सेपरेट एंटिटी की तरह हमने सेटअप किया दैट इज़ इन 1949 में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना. तो बैंकिंग रेगुलेशन के बाद हमने देखा कि ये जो सेंट्रल बैंक है 1 जनवरी 1949 को इट बिकेम नेशनलाइज्ड यानी आरबीआई जो है देन इट केम अ कंप्लीट पावर. वो पावर में आ गई एज अ सेपरेट एंटिटी एज अ बैंकर्स की बैंक यानी टॉप मोस्ट अथॉरिटी एज अ सुप्रीम अथॉरिटी जो अपने नीचे जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें प्रॉपरली मैनेज करके चलाना, उन्हें कंट्रोल करके चलाना. यानी वॉल्यूम ऑफ मनी अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल करना, कम है यानी जैसे इकोनॉमी की सिचुएशन होगी. क्योंकि ये जो सेंट्रल बैंक है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं बच्चों, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. यानी सेंट्रल बैंक जो है वो एक लिंक बनती है. सेंट्रल बैंक के ऊपर है गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के नीचे आती है ऑल द कमर्शियल बैंक. यानी हमारे बैंक्स को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें हेल्प करती है. गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो भी सेंट्रल बैंक उन्हें मदद करती है. इसके लिए सेंट्रल बैंक इज़ द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इकोनॉमी के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और सबसे स्पेशल मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाने में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो पहले हम शुरू में लिखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है. अब हम जब सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं बच्चों तो हमने कहा ये बैंकिंग जो है यानी टॉप मोस्ट बैंकिंग अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है हमारे मनी मार्केट को. ये जो है अपेक्स एंड सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी है हमारी इकोनॉमी का और इट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट.
यानी इसका मेन काम है कि पूरे मनी मार्केट की पूरी जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे लेना। ये हमारे सेंट्रल बैंक की स्पेशलिटी है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक, लेकिन क्रेडिट को क्रिएट करना है बच्चों तो कौन करता है? कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन किसका है बच्चों? फैक्ट्रीज, हमने पढ़ा था, दैट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट कौन है? कमर्शियल बैंक। लेकिन क्रेडिट को कंट्रोल करना बाय क्वांटिटेटिव मेथड, बाय क्वालिटेटिव मेथड, द स्पेशल जो पावर है वो है इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। वो आरबीआई परफॉर्म वेरी वेल करती है। देन इट हेल्प्स टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ये हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाती है, हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आया प्राइस को उसे भी कंट्रोल करती है, वॉल्यूम ऑफ मनी उसे भी कंट्रोल करती है, यानी इट ऑलवेज हेल्प टू ब्रिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। हाँ, अब बोर्ड के इम्पॉर्टेंट ब्लैंक कि ये जो है हमारी आरबीआई इतने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन कब बच्चों? 1 अप्रैल 1935। RBI starts its operation on 1st April 1935, लेकिन RBI was nationalized on 1st January 1949 जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना और उसके बाद दिस बैंक वाज नेशनलाइज्ड। नाउ मीनिंग की अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन। अब जब हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों तो डेफिनेशन आरबीआई के बहुत इजी डेफिनेशन है। जैसे पहला डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर W.A. शाह, आप ऐसे भी याद कर सकते हो प्रोफेसर शाह। प्रोफेसर शाह कहता है कि सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट, जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चों? सेंट्रल बैंक का। लेकिन क्रेडिट को क्रिएट करने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट। बहुत इजी डेफिनेशन। दूसरा भी डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है दैट इज प्रोफेसर M.H. डिकॉक का। इनका कहना है कि सेंट्रल बैंक इज वन which constitutes the apex of the monetary and banking structure, जो हमारे पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर का टॉप है या हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर की अपेक्स अथॉरिटी है ऑफ द कंट्री। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज वन विच कॉन्स्टिट्यूट द अपेक्स ऑफ द यानी टॉप मोस्ट ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री। यानी सभी बैंकिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर टॉप मोस्ट अथॉरिटी है तो वो है हमारी सेंट्रल बैंक, यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी जो हेड ऑफिस है वो है इन मुंबई। अच्छा, अब आते हैं हमारा मेन जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो बोर्ड में जनरली आता है इट इज़ फॉर 8 मार्क्स। ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो पहला जो फंक्शन है जो उसके लिए बहुत पॉपुलर है दैट इज इट हैज़ द मोनोपोली ऑफ नोट इशू। यानी पहला फंक्शन कौन सा है बच्चों? इशू ऑफ करेंसी नोट्स। इशू ऑफ करेंसी नोट यानी मोनोपोली ऑफ नोट इशू। तो पहला फंक्शन है हमारे सेंट्रल बैंक का कि इसके हाथ में पूरा पावर है टू प्रिंट द न्यू करेंसी एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बट एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपये का नोट एंड कॉइन्स जो हैं इट इज़ प्रिंटेड बाय होम? इट इज़ प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो उनका जॉब है। लेकिन 2 रुपीज़ डिनोमिनेशन ऑनवर्ड्स जितने भी आपके पेपर करेंसी हैं दैट इज़ प्योरली हैव द एक्सक्लूसिव पावर जो है इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी जितनी भी पेपर करेंसी है वो हमेशा आपकी आरबीआई के हाथ में पूरा पावर है। दे कैन प्रिंट द करेंसी, लेकिन जब वो एग्जैक्टली समझती है अब ज़रूरत है तो देन दे विल गो फॉर द प्रिंटिंग द न्यू करेंसी, अदरवाइज नो, क्योंकि जब तक ज़रूरी नहीं है दे विल नेवर प्रिंट द न्यू करेंसी। लेकिन हाँ, जब हम देखते हैं कि जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं एज़ पर द हम लोग देखते हैं कि जितने शेड्यूल्ड बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट है
कि ईच एंड एवरी रिजर्व बैंक दे हैव टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, जो उनको कैश रिजर्व रेशियो यानी वी विल से दैट इज मिनिमम रिजर्व रेशियो, नॉट कैश रिजर्व बट मिनिमम रिजर्व, जो उन्हें मिनिमम रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है एज पर द 1957 का सिस्टम जो है तब से वो चला आ रहा है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो हर आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है ऑफ 200 करोड़ का, 200 करोड़ का बच्चों उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। अब इस 200 करोड़ में 115 जो है इट शुड बी इन गोल्ड, 115 करोड़ का क्या होना चाहिए बच्चों, गोल्ड होना चाहिए, और बाकी जो बच जाता है 85 करोड़ इट मस्ट बी आइदर इन गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें उन्हें मेंटेन करके रखना है। तो जितने भी हमारे इस तरह के आरबीआई के सपोज जो भी हमारी ब्रांचेस हैं दे हैव टू मेंटेन दैट मिनिमम रिजर्व, उन्हें वो रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है दैट इज ऑफ 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ इट मस्ट बी इन गोल्ड, लेकिन 85 करोड़ आइदर इन गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज या इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो पहला ये रहता है इशू ऑफ करेंसी नोट, यानी हमेशा हमारे इकोनॉमी में जब भी ज़रूरत होती है क्योंकि वो कभी भी एक्सेस नोट्स हमारी इकोनॉमी में अलाउड नहीं करते हैं। हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी अगर लाता है तो वो है कंप्लीट आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब तक एक ज़रूरी नीड फेल्ट नहीं होती है टिल देन दे नेवर गिव द परमिशन फॉर इशू ऑफ द न्यू करेंसी नोट। हाँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे कुछ सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी को सरवाइव करना ही हमें फ्रॉम रिसेशन हो या कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं जैसे वॉर है, एट दैट सिचुएशन दे मे टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन। तो पहला इशू ऑफ करेंसी नोट, आपको जो भी फंक्शंस हैं वो समझना है और फिर स्मॉल पैराग्राफ में आपको बताना है, और जिसके लिए मैंने इजीली नोट्स बना के आपको दे दिया, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। सेकंड है बैंकर्स की बैंक। बार बार हम कह रहे हैं ये एक सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी है, ये बैंकर्स की बैंक है। जब हम देखते हैं बैंकर्स की बैंक तो उसके 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी इसके नीचे जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो अपना मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास डिपॉजिट रखते हैं, जिन्हें हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं बच्चों, यानी वो रिजर्व जो हम आरबीआई के पास जमा रखते हैं। क्यों? ताकि उनका क्लियरिंग जल्दी हो, क्योंकि हमारे आरबीआई का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, क्लियरिंग हाउस। वो क्लियरिंग हाउस है क्योंकि उसके नीचे जितनी भी कमर्शियल बैंक्स काम करती हैं, जिसको भी हर बैंक के साथ जो भी डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस को सेट करना है, उनको क्लियर करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आरबीआई का। इसके लिए हर एक कमर्शियल बैंक को मिनिमम रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है, सो दैट आरबीआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी उनकी क्लियरिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली हो सके, लेकिन उनके वो फंड्स वो उनके पास जमा रहते हैं। इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, वो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा है क्लियरिंग हाउस, उनके सब ट्रांजैक्शन को इजीली क्लियर करके देते हैं। कमर्शियल बैंक तो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक इज़ वर्किंग 24 आवर्स, यानी हर बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो भी सेटलमेंट है उन्हें उनसे रिसीव करना है, पे करना है। ऑल द ट्रांजैक्शन कैन बी स्मूथली हैंडल्ड विद द एफर्ट्स पुट बाय सेंट्रल बैंक। थर्ड आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी जब भी हमारे कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती है बच्चों, तो दे ऑलवेज लुक एट सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो आरबीआई की तरफ देखती है, क्योंकि आरबीआई उनके फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। जो भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो उन्हें प्रोवाइड करती है, तो फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी उन्हें लोन्स देती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उनके पास वो कोलैटरल सिक्योरिटीज़ भी देते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट उनसे वो चार्ज करते हैं वो भी हम करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं रेपो रेट या एमएसएफ रेट।
अब लगभग रेपो रेट और MSF रेट दोनों सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डीप में करने वाले, जो यहाँ पे थोड़ा आपको लिखना नहीं है, बट यू शुड नो ओनली द टर्म। आपको टर्म मालूम होना चाहिए, लेकिन वो टर्म क्या होते हैं हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे बच्चों, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो जनरली हम बात करते हैं जब वो बैंकर्स की बैंक है, जब वो बैंकर्स की बैंक है, तो वो हमारे बैंक्स को क्या करती है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। जैसे हमने कहा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक जो है वो अपना मिनिमम रिजर्व एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI उनके पास डिपॉजिट रखते हैं। तो बट नेचुरल वो कस्टोडियन बन गया, यानी वो उनका एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। और नॉट ओनली दैट, लेकिन उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उन्हें सेट करके देते हैं, यानी क्लियर करके देते हैं। इसके लिए हो गया वो क्लियरिंग हाउस। तो ये भी एक दूसरा काम होता है। थर्ड है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट पे बच्चों एक बात और आपको फॉर योर जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जब हम डेफिनेशन कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर हावट्रे का दिया हुआ है। प्रोफेसर हावट्रे ने ये कहा है कि सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए अगर कोई उम्मीद की आखिरी किरण है, यानी एक आखिरी ऑप्शन है, तो वो सेंट्रल बैंक है। यानी जब भी उन्हें लगता है कि हमें कहीं से पैसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो एनी हाउ दे विल गेट द फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो उनसे उनको पूरा मदद मिल जाता है। तो इसके लिए वो क्या बन जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं, ये बैंकर्स की बैंक है। ये बैंकर्स की बैंक है, यानी उनके लिए उनकी कैश रिजर्व को संभाल के रखती है ट्रस्टी की तरह, यानी उनके लिए वो प्रोटेक्टर है। प्लस वो जो पूरा का पूरा उनके ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन अमंग ऑल द कमर्शियल बैंक्स, उन्हें भी सेंटर सेटल करके देती है, तो वो क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। प्लस अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये है बैंकर्स की बैंक, ये है सेकेंड फंक्शन। थर्ड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब हमने देखा कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्हें भी मदद करती है। ये जो RBI है या सेंट्रल बैंक है वो उन्हें एडवाइस भी देता है, वो उनका एजेंट बन के भी काम करता है, और जब भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उन्हें प्रोवाइड करता है। यानी उनके टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स उन्हें प्रोवाइड करना फॉर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, यानी फॉर 91 डेज़ या 364 डेज़ के लिए टी बिल पे करना, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू उन्हें हेल्प करना, या कमर्शियल पेपर्स के थ्रू उन्हें हेल्प करना। तो इस तरह की वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, यानी वो गवर्नमेंट की एक बैंक की तरह काम करता है। यानी गवर्नमेंट के पास जितने भी सपोज रिसिप्ट आते हैं थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, या उन्हें कहीं पेमेंट करनी रहती है, तो किसके थ्रू होती है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक की तरह एक्ट करता है, काम करता है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं बच्चों कि मोस्टली आपके बैंक्स को स्पेशली जब भी उन्हें सपोज पब्लिक डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है या एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज भी जब भी आते हैं गवर्नमेंट को, तो भी उन्हें सपोर्ट करती है। अब जैसे हमने यहाँ बैंक्स में देखा था, अब यहाँ बैंक के लिए भी हमने देखा इतने सारे काम करती है। अब जब बैंक्स को भी सपोज उन्होंने जो भी उन्होंने अपना रिज़र्व वहाँ मेंटेन करके रखा, जो उन्होंने RBI के पास रिज़र्व मेंटेन करके रखा, जिसका RBI वो कस्टोडियन है, और वो मेंटेन होता है एज़ पर देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, उनके हिसाब से वो हेल्प करता है। अब हमेशा ये जो RBI है वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को बिल भी डिस्काउंट करके देता है। बराबर बच्चों, आपने किया है, डिस्काउंटिंग बिल करके देता है। नॉट ओनली दैट, उन्हें लोन चाहिए, उन्हें एडवांस चाहिए, जैसे हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखा, कैश क्रेडिट फैसिलिटी देखा, शॉर्ट टर्म लोन देखा, मीडियम टर्म लोन देखा, लॉन्ग टर्म लोन देखा, ये सब किसको प्रोवाइड करती है, बैंक्स को। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे वो बैंक्स के लिए काम करती है, सिमिलरली वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है।
गवर्नमेंट के सपोज उनके पास फंड्स आते हैं टैक्स के थ्रू या नॉन टैक्स के थ्रू, वो रिसीव करती है। उन्हें पे करना है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ में पे करना है या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ में पे करना है, तो दे विल पे इट, वो पे करता है। तो जनरली जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो हमारे गवर्नमेंट का एज अ बैंकर करके एक्ट करता है, यानी काम करता है। वो उनका एडवाइज़र भी है और वो उनका एजेंट भी है। और बहुत बार ये देखा है कि जब भी गवर्नमेंट कुछ डेप्ट जो है वो रेस करती है तो उन्हें मैनेज करने का काम भी हमारी सेंट्रल बैंक का है। और हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बहुत इकोनॉमिक इश्यूज़ पे उन्हें हमेशा गाइड एडवाइस करता ही रहता है कि क्या होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए जो अच्छा होगा, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी होगा, वही काम हमेशा आरबीआई उन्हें कहने की एडवाइस देती है। इसके लिए जनरली इट टेक द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, उन्हें एडवाइस भी करती है वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। तो ये बैंकर्स का किसकी तरह बैंक है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का भी बैंक बन के काम करता है। गवर्नमेंट के फंड्स को रिसीव करना, गवर्नमेंट की डिफरेंट पेमेंट को करना, तो ये सब आपकी आरबीआई करता है। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग काम है। हम कहते हैं कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी जो बैंक्स हैं वो डील करती हैं, या बैंक्स के अंदर यानी कमर्शियल बैंक्स के जो क्लाइंट हैं वो जब एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, उन्हें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, आरबीआई से। आरबीआई के पास हर एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डिपॉजिट्स अवेलेबल रहते हैं। और जनरली जब हम आरबीआई की बात करते हैं बच्चों, जो आरबीआई है इट हैज़ टू मेंटेन, वो हमेशा मेंटेन करती है हर तरह की फॉरेन एक्सचेंज, और स्पेशली ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज कि रुपी का विथ द डिफरेंट करेंसीज, यानी डॉलर्स के एक्सचेंज रेट क्या होगा, या पाउंड्स का एक्सचेंज रेट, या यूरो का एक्सचेंज रेट, जो भी होगा वो ऑफिशियली रेट इज़ डिसाइडेड डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, वो डिसाइड करता है। तो हमारा जो आरबीआई है वो मेंटेन करता है एक ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, और एज वेल एज मेन काम ये रहता है क्योंकि ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है जब हम डिसाइड करते हैं तो आरबीआई का मेन काम रहता है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, यानी वो रेट हो जो हमारी इकोनॉमी को मच अफेक्ट नहीं करे। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। तो ये भी हम स्ट्रेटजी आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि किस तरह से हमारा जो आरबीआई है वो कस्टोडियन बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी डिसाइड होता है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी का कितना डिमांड है, एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो एक्सचेंज रेट है सपोज वो हाई है, तो एट दैट टाइम हमारी जो आरबीआई है वो मैनेज यानी इंटरफेयर करती है और मैनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है, यानी नॉर्मल मार्केट रेट से थोड़ा कम, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो। तो ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, यानी डिफरेंट फॉरेन करेंसी जो उनके पास जमा है वो उनके साथ डील करते हैं। एंड स्पेशली इट अंडरटेक the buying and selling of the currency with the all members of IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ डील करते हैं। अलग अलग सब जो भी मेंबर्स हैं, अगर उनके से हमें कुछ करेंसी हमें बाय करनी है, सेल करनी है, उन सब ट्रांजैक्शन को भी कौन डील करता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इज द प्योर कस्टोडियन ट्रस्टी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड जितना गोल्ड है उन गोल्ड का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मेन ट्रस्टी कौन है, आरबीआई। ओके बच्चों, देन फिफ्थ फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है इट कंट्रोल द क्रेडिट, ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है बच्चों। और कंट्रोल करने के दो मेथड हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है बच्चों। दो मेथड है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड, एक है क्वालिटेटिव मेथड।
अब क्वांटिटेटिव मेथड में आरबीआई क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ मनी यानी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, और क्वालिटेटिव मेथड में क्या करता है, आरबीआई गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस टू कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट। तो दोनों में हम देखते हैं 7 मेथड्स हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ नाम दिए गए हैं कि किस तरह से वो डील होता है, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट आप रट्टा नहीं मारो, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन राइट इट वेरी वेल। नाउ जैसे हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। अब इस क्वांटिटेटिव मेथड में पहला है बैंक रेट पॉलिसी यानी बीआर पॉलिसी। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एक वो रेट है जिसमें आपकी जो आरबीआई है यानी सेंट्रल बैंक है, ये आपके कमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करती है। बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी में जब बैंक रेट बढ़ जाता है तो लोन बिकम कॉस्टली फॉर द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगी तो वो अपने कस्टमर से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगी। नाउ द बिजनेसमैन एंड प्रोड्यूसर्स, उनके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट का बढ़ जाना, इसके लिए वो कॉस्टली लोन्स को लेना बोरो करना पसंद नहीं करते। जब हम बैंक रेट को बढ़ा देते हैं, बैंक रेट को बढ़ा देना यानी लोन को कॉस्टली कर देना, लोन कॉस्टली हो गया तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है जो बिजनेसमैन के प्रॉफिट को कम कर देती है, और अपने आप लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स कम हो जाती है। तो इसके लिए बैंक रेट पहला बीआर पॉलिसी। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन तो इसमें आरबीआई क्या करती है, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। वो सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करती है। जैसे अभी मुझे क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल किया। अब सेल किया तो कमर्शियल बैंक्स ने उन्हें परचेज किया। अब कमर्शियल बैंक्स ने परचेज किया तो वो पूरा पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास फंड्स आ गए। अब कमर्शियल बैंक के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, रिड्यूस, कम। तो इसके लिए उसने उसका वॉल्यूम ऑफ मनी अपने पास कर लिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ताकि वो ज़्यादा क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर सके। थर्ड रहता है कैश रिजर्व रेशियो। जब हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो तो हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक में कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो हमेशा आरबीआई डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक्स को कुछ अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना ही पड़ता है, ताकि उनका क्लियरिंग हाउस का जो फंक्शन है जो आरबीआई उनके बिहाफ में कंप्लीट करती है, स्मूथली उनके ट्रांजैक्शंस को टैली करती है, बैलेंस करती है, वो इजीली हो सके। तो इसके लिए जो कैश रिजर्व रेशियो है वो हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो सपोज़ जैसे हम देखते हैं बहुत सालों तक कैश रिजर्व रेशियो जो था 4% था, फिर 4.5 जो है वो थोड़ा हमने अपनी इकोनॉमी में बढ़ते हुए भी देखा। तो थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएशन टाइम के हिसाब से होता ही है, लेकिन जनरली ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो हमारी आरबीआई मिनिमम ही रखती है, ताकि कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ज़्यादा। तो सपोज़ अगर हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो 4% है, लेकिन अगर मुझे अपने कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को कम करना तो आरबीआई ने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% कर दिया, यानी 5% और आपके डिपॉजिट्स उधर कंपल्सरी जमा हो गए। तो इसके लिए आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, यानी वॉल्यूम कम हो गया। तो कैश रिजर्व रेशियो ये भी क्वांटिटेटिव मेथड है, या हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हर एक बैंक जो है वो एसएलआर रेशियो भी मेंटेन करती है, जो जनरली हम देखते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे एट प्रेजेंट हम देखते हैं 18%। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कंपल्सरी लिक्विडिटी रेशियो, चाहे वो कैश में हो या लिक्विड हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो या गोल्ड में हो, जब इस तरह की हमारी जो लिक्विडिटी रेशियो है हर बैंक मेंटेन करती है, यानी कंपल्सरी अपने पास रखती है, ताकि वो हमारे इकोनॉमी में कभी भी कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन आए
तो उनके साथ वो इजीली अपने रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को बैलेंस कर पाए, डील कर पाए। इसके लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, से फॉर 18%। अब सपोज अगर उसे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, तो हमारी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी यानी SLR रेशियो को बढ़ा देगी। अब उसने कह दिया 25%, तो ये फिर हमने हमारे पास जितने डिपॉजिट्स आ रही हैं, यानी सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास जितनी डिपॉजिट्स आ रही हैं उसमें से 25% और आपको साइड करना पड़ेगा। यानी CRR रेशियो वो ऑलरेडी ब्लॉक है, SLR रेशियो वो भी ऑलरेडी ब्लॉक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारी कमर्शियल बैंक का कुछ हिस्सा ऐसे ब्लॉक हो जाता है, यानी उनकी लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये भी एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह, वेपन की तरह यूज़ करती है टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। देन आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जो जनरली सेंट्रल बैंक चार्ज करती है जब हमने देखा कि वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे की मदद करती है। जब भी कमर्शियल बैंक जो है उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्होंने RBI से सपोज अप्रोच किया और RBI ने उनको लोन दिया। तो जो भी उनको लोन दिया तो जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट को इंट्रोड्यूस किया था हमारे इकोनॉमी में 1992 में। रेपो रेट जो आया था वो 1992 में आया बच्चों, और जो रिवर्स रेपो रेट था वो 1996 में आया बच्चों। अब ये क्या था? अब हम जब बात करते हैं रेपो रेट, मैंने कहा कि रेपो रेट जो है वो क्या होता है, एक इंटरेस्ट रेट है जो जनरली वो कमर्शियल बैंक से लेती है। एक सिमिलर लेवल रहता है यहाँ पर भी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो जनरली मई 2011 में चालू किया गया। मई 2011 में चालू किया MSF फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी ऐसा ही है। ये भी क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट क्विकली प्रॉम्प्टली पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब ज़रूरत है उनको, जल्दी चाहिए उनको, तो उन्होंने क्या किया, RBI से फिर से उन्होंने फंडिंग लिक्विडिटी जो है वो मांग ली। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो उस समय जनरली फिक्स किया गया कि जो रेपो रेट है उससे 1% ज़्यादा, रेपो रेट से 1% ज़्यादा। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि सपोज़ आजकल वो ऐसा नहीं है, अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। जैसे मैं अगर सिंपल कहूँ कि रेपो रेट 4% है, तो MSF रेट जो रेट है, MSF रेट थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको ओवरनाइट मदद कर रही हूँ, जल्दी पैसा दे रही हूँ, तो थोड़ा तो भाई इंटरेस्ट मैं ज़्यादा लूँगी। तो RBI क्या करती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेती है, जैसे 4.25, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा ले लिया। तो इस तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी एक कमर्शियल बैंक्स को मदद करने का एक तरीका है। तो रेपो और MSF फैसिलिटी लगभग सेम रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो। अब रिवर्स रेपो जैसे मैंने आपको कहा 1996 में उसको इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि जो हमारी RBI है वो हमारे गवर्नमेंट की बैंक्स है। गवर्नमेंट के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स का, प्रोग्राम्स का वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो सपोज़ अगर RBI को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कमर्शियल बैंक्स उन्हें सपोर्ट करती हैं, कमर्शियल बैंक्स उन्हें लिक्विडिटी देते हैं। अब जब कमर्शियल बैंक्स RBI को लिक्विडिटी देते हैं तो वो भी इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेंगे ना बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो, उसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात सुनना, अभी जो रेपो रेट है वो रेपो रेट आपकी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ले रही है, क्योंकि वो उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही है, बराबर। जो सपोज़ हमने कहा 4%, तो कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल है, प्रॉफिट मेकिंग है, वो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को लोन दे रही है और वहाँ से कमा रही है। लेकिन सेंट्रल बैंक तो देश की मदद कर रही है, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो देश के वेलफेयर के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन रही है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो वो जो रिवर्स रेपो में इंटरेस्ट रेट पे करेगी वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है, वो कम होता है। जैसे मैंने कहा रेपो रेट अगर 4% है, अगर हम कहते हैं कि ये जो रेपो रेट है, जो हम जनरली देखते हैं रेपो रेट 4% है,
तो जनरली हम देखते हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट है इट इज़ 3.35%, ऐसा दिखता है, यानी थोड़ा कम, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है बच्चों, वो देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, देश के प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। तो हमेशा आरबीआई रेपो से थोड़ा कम पे करती है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। क्लियर बच्चों? तो खाली ये टर्मिनोलॉजी ध्यान देना कि क्वांटिटेटिव मेथड है, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैंने 7 नाम लिए बच्चों, आप कोई भी 3-4 बहुत हो गया, 3-4 नाम मोर देन इनफ। क्लियर बच्चों? अच्छा, रट्टा नहीं मारना, समझ लेना। अच्छा, अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में क्या है, हमारी सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देती है, और वो इंस्ट्रक्शन जब वो फॉलो करते हैं तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं फिक्स द मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी एमआर फिक्स करना, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड करना, जो जनरली होती है 20 to 30%। ये क्या होता है, क्योंकि सपोज़ अगर आपको लोन चाहिए, आप किधर जाओगे बच्चों? कमर्शियल बैंक के पास। हम वहाँ बैंक में लोन लेने गए, ठीक है। अच्छा, लोन लेने गए तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटीज़ तो देनी पड़ेगी। समझो मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1 लाख का सपोज अपने प्रॉपर्टी का पेपर्स उनको दे दिए, राइट। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट डू, दे विल फिक्स द एमआर, जो जनरली रहता है 20 to 30% या 40%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप देखा मेरे प्रॉपर्टी का पेपर्स, लेकिन वो 1 लाख के प्रॉपर्टी के ऊपर दे नेवर सैंक्शन 1 लाख का लोन, वो कुछ मार्जिन को रिड्यूस करेंगे। से फॉर एग्जांपल 20% रिड्यूस किया, तो उन्होंने मुझे कितना लोन दिया, 80,000। वो 20% मार्जिन होता है, सेफ्टी मार्जिन होता है, क्योंकि सपोज़ जब मैं 4-5 साल के बाद उनको दे रही हूँ पैसा, सपोज़ आई बिकेम अ डिफ़ॉल्टर और उन्होंने मेरे प्रॉपर्टी को सेल किया और तब वो मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, या मैंने गोल्ड रखा एज अ मॉर्गेज किया, लेकिन मेरे तब गोल्ड की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो कुछ सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी नेट जो है इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक ज़रूर रिड्यूस करती है वाइल सैंक्शनिंग द लोन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यानी आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देती है, अगर लोन कम करना है, अगर क्रेडिट कम करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। काम आसान हो गया ना, हमने कुछ नहीं किया, मार्जिन को बढ़ा दिया। जहाँ 20% था मैंने 40% कर दिया। तो देखो पहले मुझे लोन कितना मिला, 80,000, अब कितना मिला, 60,000। देखो 20,000 कम हो गए, तो मेरे वॉल्यूम मनी वो कम हो गया, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन देने से। यह होता है कंज्यूमर क्रेडिट। अब जब हम कंज्यूमर क्रेडिट की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है आपकी इनिशियल पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, और दूसरा होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे एक लैपटॉप लेना था, अब वो लैपटॉप की जो कॉस्ट है सपोज 50,000, अब उसका डाउन पेमेंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास जब हम लोग लोन लेने जा रहे हैं, सपोज उन्होंने डाउन पेमेंट रखा है 5,000। ना 5,000 पे करना ईजी है, बाकी बच गया 45,000। हमने डिसाइड किया 1,000 का ईच इंस्टॉलमेंट, 45 इंस्टॉलमेंट में आई विल पे इट एंड आई विल परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹50,000, बराबर। अब हमारी बैंक्स को क्रेडिट को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया, 5,000 का 10,000। तो देखो बहुत लोग नहीं पे कर पाएंगे, उधर ही स्टॉप हो गया। अच्छा वो बात छोड़ो, अच्छा मैंने 10,000 डाउन पेमेंट, चलो वो एडजस्ट कर भी लिया, फिर बच गया 40,000। वो 40,000 का उन्होंने बोल दिया कि 1,000 का 40 इंस्टॉलमेंट नहीं, अभी आपको हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 की भरनी है, और अभी आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी कम कर दी, वो 20 कर दिया। कहाँ 40, कहाँ आधी 20 कर दिया, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कम कर दिया, डाउन पेमेंट बढ़ा दिया। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब जाते हैं तो फिर से क्रेडिट कम हो जाता है। थर्ड है इशू ऑफ डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स यानी इंस्ट्रक्शन।
जो हमारी आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स के मैनेजर्स को बुला के उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है, उन्हें लेटर्स के थ्रू या ओरल मीटिंग्स के थ्रू उन्हें इंस्ट्रक्ट और गाइड करती है कि किस तरह से हमारे जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उन्हें हमें कम करना है। नेक्स्ट होता है क्रेडिट रैशनिंग। रैशनिंग यानी सीलिंग। कभी कभी वो क्रेडिट की लिमिट को डिसाइड कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि ज़्यादा क्रेडिट, ज़्यादा वॉल्यूम हम नहीं दे पाएँ। तो इस तरह की भी लिमिट जो है वो कभी कभी आरबीआई फिक्स करती है, भाई इतना लोन एग्रीकल्चर के लिए देना है, एजुकेशन के लिए इतना लोन आपको देना ही है। तो इस तरह की जब रैशनिंग रहती है तो एंड दैट मोमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिमिट के हिसाब से आपको वो क्रेडिट कम हो जाता है। देन है मॉरल सुशन। ये एक रिक्वेस्ट होता है, यानी हमारे आरबीआई हमेशा कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करती कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कम करें, और वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो भी इकोनॉमी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से बैंक्स हमेशा आरबीआई को कोऑपरेट करती है। यह होता है डायरेक्ट एक्शन। सपोज कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस और उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, एट दैट सिचुएशन आरबीआई विल टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर बैंक। तो उनके खिलाफ वो एक्शन भी लेती है। और लास्ट है पब्लिसिटी, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि आरबीआई जो उन्हें फॉलो करना रहता है स्कीम, किस तरह से कंट्रोल करना है, उनकी पब्लिसिटी भी वो करते हैं। तो ये है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। अब बच्चों आपको सिंपल में आपको सिर्फ पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में ये लिखना है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कि हमारी जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट बाय 2 मेथड, quantitative method and qualitative method. By quantitative method, the government will try to reduce the volume of credit in the economy. जैसे for example bank rate policy, OMO operation यानी open market operation, cash reserve ratio, CRR है, SLR है, etc. ऐसे लिखा, 4 पॉइंट्स लिखा, more than enough. इधर हम आते हैं क्वालिटेटिव गवर्नमेंट, यानी हमारे सेंट्रल बैंक अल्सो फॉलो क्वालिटेटिव मेथड टू कंट्रोल द क्रेडिट, जैसे फिक्स द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट, इशू ऑफ डायरेक्टिव एक्सेट्रा। बस 3 इधर हो गए, तो बन गए ना 2 पैराग्राफ और इजीली आपका पॉइंट खत्म हुआ। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको लिखना है। तो 7 मेथड क्वांटिटेटिव है और 7 मेथड क्वालिटेटिव। ओके बच्चों। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। अब ये भी आजकल इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है हमारे सेंट्रल बैंक का। हमारी सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत से डेटा को कलेक्ट करती है। डेटा ऑन व्हाट बेसिस? बैंकिंग का डेटा, नॉट सिर्फ हमारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट लेकिन ओवरसीज मार्केट का बैंकिंग डेटा, और उसके अलावा फाइनेंशियल डेटा, और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकती है, कमर्शियल बैंक्स को और इम्प्रूव कर सकती है, या सपोज़ कुछ इकोनॉमिक मैटर्स हुए हैं उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सब जो डेटा है वो हमारी बैंक्स जो हैं, सेंट्रल बैंक जो है वो कलेक्ट भी करती है और पब्लिश भी करती है इन आरबीआई के बुलेटिन्स और उनके दूसरे पब्लिकेशन। जैसे उनका एक रिपोर्ट आता है हमेशा, जो उनकी करेंसीज़ के ऊपर रिपोर्ट रहता है, फॉरेन करेंसीज़ के ऊपर उनका कंप्लीट एक रिपोर्ट उसके ऊपर दिया जाता है। या आरबीआई का जो बुलेटिन्स है उनमें उनके ये सब डेटा, जो करंट बैंकिंग सेक्टर्स का जितना भी वॉल्यूम चल रहा है, कैसे वो अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना गवर्नमेंट को दिया फंड्स, कितना कमर्शियल को मिला, उसमें से कितना वो डील कर रहे हैं, कितना उसमें से रिसीव हुआ है, ये सब पूरा डेटा आरबीआई के बुलेटिन्स में दिया जाता है। इसके लिए स्पेशली कहा जाता है कि आरबीआई विल कलेक्ट द डेटा। वो डेटा को कलेक्ट भी करता है। डेटा को कलेक्ट करता है कौन सी डेटा? बैंकिंग की डेटा, फाइनेंशियल सेक्टर की डेटा, या सपोज दूसरे जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं जो वो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं या कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करते हैं, वैसे मैटर्स को भी वो डील करते हैं। और वो पूरी डेटा को वो पब्लिश करते हैं इन आरबीआई के बुलेटिन्स में या अदर पब्लिकेशन, डायरेक्टली न्यूज़पेपर में भी, यू नो दैट डायरेक्टली आरबीआई जो इस तरह की रिपोर्ट वो सबमिट करता है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब जब हम प्रमोशनल और डेवलपमेंटल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है, हमने कहा कि वो गवर्नमेंट के बहुत सारे
वेंचर कैपिटल का हिस्सा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहता है, देन हमारे कैपिटल मार्केट को भी एक बहुत बड़ा बैकबोन की तरह सपोर्ट करता है, तो हमारे प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है बच्चों, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है नाबार्ड को सेट करना। अब नाबार्ड, यू नो दैट कि जब हम नाबार्ड की बात करते हैं बच्चों, नाबार्ड, यू नो दैट नाबार्ड को उन्होंने 1982 में एज अ स्पेशल अपेक्स एक बैंकिंग अथॉरिटी की तरह जो रूरल एरियाज में क्रेडिट और डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करेगी, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नाबार्ड को सेट किया। या एक एग्जिम बैंक की हम बात करते हैं, एग्जिम बैंक, EXIM, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। इसका मेन काम क्या था? टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड। किस तरह से हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ाएं, किस तरह से बैकवर्ड एरियाज में उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें ताकि उनका भी एक्सपोर्ट बढ़े। या नाबार्ड का तो मेन काम ये था कि रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो हमारे फार्मर्स को, हमारे आर्टिजन्स को, हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को और MSME सेक्टर्स को प्रोवाइड किए जाए। तो इसका हमारा मेन काम कि हमारे जो RBI है उन्होंने हमारी बैंकिंग सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने का काम किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में हो, सेमी अर्बन एरियाज़ में हो, ATM सेंटर्स हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें और प्लस कोशिश करें कि हर एक जगह पे उनका वॉल्यूम ऑफ मनी का मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा फंड्स कलेक्टेड हो, वहाँ के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्रिएटेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो, और इससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। प्लस उनके डिपॉजिटर्स की सिक्योरिटी के लिए भी वो हमेशा इस तरह की रेगुलेटरी एक्शंस वो लेते रहते हैं, यानी वो सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमेशा RBI कमर्शियल बैंक्स को अपने गाइडेंस के हिसाब से मूव करता है। यानी उन्होंने बहुत से ऐसे फंक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में स्टार्ट किए ताकि किसानों को रीज़नेबल रेट्स पे जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके। तो इसके लिए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स को प्रोवाइड किया, डेवलप किया, बहुत से रोड के प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स के प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर्स बने। तो उसके लिए उन्होंने नाबार्ड को भी काफ़ी इनिशिएटिव लेने के लिए सपोर्ट किया। तो इस तरह से हमारे RBI जो है वो रोल परफॉर्म करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो स्पेशली पहला क्या देखा हमने कि RBI जो है वो एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सर्विसेज इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। उसके अलावा इट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज़ टू डिपॉजिटर, और उसके अलावा उन्होंने बहुत मेजर इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड को उन्होंने रूरल एरिया में प्रोवाइड किया ताकि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, मदद हो, पैसे की मदद हो, ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल लेवल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें। लास्ट है अदर फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन, यानी हम अदर फंक्शंस में बच्चों देखते हैं कि हमारी जो बैंक है वो किस तरह का काम करती है। क्लियरिंग हाउस, एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करती है, प्लस लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, और हमारे सभी कमर्शियल बैंक्स की जो भी ज़रूरतें हैं उनको एज़ पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और अगर उन्हें किसी भी सपोज़ लोन की, जैसे हमने देखा रेपो एंड MSF फैसिलिटी, उनके थ्रू भी उन्हें अगर लोन की ज़रूरत रहती है तो दे विल प्रोवाइड इट। तो ये हैं सब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर 8 मार्क्स, जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो सेंट्रल बैंक है इसने काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935, लेकिन तब वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक थी, लेकिन वो हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी फ्रॉम 1 जनवरी 1949 जब वो नेशनलाइज हो गई,
गवर्नमेंट के अंदर आ गई। फिर हमने देखा कि इस बैंक ने बहुत ही अच्छे काम यानी फंक्शंस हमने देखा, इशू ऑफ करेंसी नोट। देन सेकंड था बैंकर्स टू द बैंक, वो बैंकर्स की बैंक है जिसमें उसके 3 काम हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ट्रस्टी, क्लियरिंग हाउस एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। दैन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की भी बैंक है, यहाँ भी उसके 3 काम है, एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्ट एज एडवाइजर, एक्ट एज एजेंट। देन हमने देखा ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्योंकि हमारे इस आरबीआई के पास हर तरह की फॉरेन करेंसी जो है वो अवेलेबल रहती है, और यही जो है स्पेशली कस्टोडियन की जब हम बात करते हैं तो इट अंडरटेक बाय एंड सेल ऑफ ऑल करेंसी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन काम क्या है, टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज रेट as well as it will try to ensure the stability in the फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वहाँ पे वो स्टेबिलिटी लाता। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट 2 मेथड से कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो कोई भी 3 पॉइंट क्वांटिटेटिव, कोई भी 3 पॉइंट क्वालिटेटिव, हो गया आपका काम। देन है 6(1) कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, वो डेटा को कलेक्ट करता है और उसे पब्लिश भी करता है अपने आरबीआई के बुलेटिन्स में, और हमेशा कोशिश करता है गवर्नमेंट की भी नीड्स को सेटिस्फाई करना और हमारे कमर्शियल बैंक्स की भी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उन्हें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करना। देन लास्ट हमने देखा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर हो, हर सेक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उन्हें ग्रो एंड डेवलप करने में फाइनेंशियल हेल्प देना। और ज़्यादातर हमारे खास करके रूरल एरिया जहाँ हमारी 70% पॉपुलेशन है, तो वहाँ नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन देना जो हमारे रूरल डेवलपमेंट को मैक्सिमम सपोर्ट करती है। वहाँ पे काफ़ी रूरल रीजनल बैंक्स को नीचे सेटअप कर देना, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप कर देना। तो ये सब काम किसका था, सेंट्रल बैंक। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने समझा बहुत डिटेल में, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है जो मैंने नोट्स में आपको ईजिली बना के दिया है बच्चों। So yes my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.